नमस्ते मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ड्रग के बारे में जिसका नाम होता है लुपिटम। लुपिटम लुपिन कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट होता है जो मेन दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से पहली होती है सेफाप्राजोन और दूसरी होती है इसमें टाजोबेक्टम। ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर और डॉक्टर के सुपरविज़न में ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा ही इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाना चाहिए बॉडी में। तो पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं, कुछ अनबॉक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप कुछ इस तरीके की वाइल और स्टेराइल वाटर के संग होती है। जो ये सेफाप्राजोन और टाजोबेक्टम को लुपिटम होता है, कुछ इस तरीके की वाइल में आता है और इसके संग एक 10 ml का स्टेराइल वाटर होता है जो इसको डिज़ोल्व करने के लिए ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये देख सकते हैं आप, पाउडर फॉर्म में है और इसको डिज़ोल्व करने के लिए कुछ ये 10 ml का स्टेराइल वाटर इसके संग दिया गया है इसको डिज़ोल्व करने के लिए, ताकि इसे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके। चलिए, तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि क्या होता है इसका लुपिटम का यूज़। अब ये सेफाप्राजोन और टाजोबेक्टम क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सेफाप्राजोन की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेराइल सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का थर्ड जनरेशन का सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है। अब सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स में आपने जितना सुना होगा, सेफाडॉक्सिम आता है, सेफेक्सिम आता है, ये सब क्लास होती है सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स की। तो उसी क्लास का एक ही एंटीबायोटिक होता है सेफाप्राजोन। तो सेफाप्राजोन के जैसा मैंने बताया आपको, ये पेरेंटल यूज़ के लिए है। इसे आप बाय माउथ नहीं दे सकते हैं, इसे आईबी या आईएम फॉर्म में ही दिया जा सकता है, यानी कि इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर ही इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है बॉडी में। टाइजोबैक्टम की बात करें तो ये हमारा जो होता है पेनिसिलिन का न्यूक्लियस से रिलेटेड एक डेरिवेटिव होता है। जो पेनिसिलिन एक एसिड होता है, बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होता है, बहुत पावरफुल बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होता है। अच्छा, सेफाप्राजोन और टाइजोबैक्टम का जो अगर इस कॉम्बिनेशन वाले इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो आपने देखा, ये वाइट और ऑफ वाइट कलर का जो है ये पाउडर फॉर्म में होता है, ड्राइड होता है। इसके अंदर जो किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव और एक्सिपिएंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि इस ड्रग के अंदर किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव्स और एक्सिपिएंट जैसे भी होते हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ सेफाप्राजोन और टाइजोबैक्टम नाम की ड्रग ही है। अच्छा, इसकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हमारे जो होता है डिस्टिल वाटर के संग जो है फ्रीली सोलेबल होता है, यानी कि ये डिस्टिल वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, आसानी से घुल जाता है। इसके पीएच की बात करें तो 4 to 6.5 इसका पीएच रहता है। और इसको स्टोरेज की बात करी जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाना चाहिए। तो इसका जो स्टेबल और सुटेबल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फिजिकली और केमिकली जो स्टेबल होता है तो बहुत सारे डिस्टिल वाटर्स के संग, स्टेराइल वाटर के संग, और नॉर्मल सलाइन जो होती है हमारी NH जिसे कहते हैं 0.9% जो सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें भी हम इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। 5% डेक्सट्रोज में भी इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है। 5% डेक्सट्रोज और जो रिंगल लेट्रेट होती है, RL होती है, जो RL सोल्यूशन होता है, बॉटल्स जो होती हैं जो IV फ्लूइड दिया जाता है, उसमें भी डिज़ोल्व करके इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ 10% डेक्सट्रोज में या फिर 2% लिडोकेन जो हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, उसमें भी इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है। ओवरऑल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सेफाप्राजोन और टाइजोबैक्टम जो होता है एक सेमी सिंथेटिक कॉम्बिनेशन होता है जो थर्ड जनरेशन का। तो इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सेफाप्राजोन जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है, और इसके अंदर जो टाइजोबैक्टम होता है ये जो होता है एक बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होता है। और फार्माकोकाइनेटिक्स की इसकी बात करें कि किस तरह हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता है, किस तरह ये मेटाबोलाइज होता है, किस तरह एक्सक्रीट होता है, इन सब की बात करें तो ये जो होता है हमारी बॉडी में जो है
बाय माउथ नहीं दिया जा सकता। इसकी जो होती है एफिशिएंसी होती है या इसकी जो बायो अवेबिलिटी होती है बाय माउथ नहीं होती है, तो इसको हमें या तो आईवी फॉर्म में आईवी रूट से या फिर आईएम रूट से ही देना होता है, यानी कि हमें इसे इंट्रावर्सकुलर या इंट्रावेनस ही दे सकते हैं। इसे बाय माउथ नहीं दिया जा सकता इस प्रिपरेशन को या फिर इस साल्ट को, तो इसीलिए इसे इंजेक्शन फॉर्म में बनाया जाता है। अच्छा, सेफाप्राज़ोन जो होता है जो वाइडली हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, तो ये ड्रग है जो सेफाप्राज़ोन हमारी बॉडी में जो होता है तो हमारे एसिडिक फ्रूट जितने भी होते हैं, हमारे पेट में जितना भी जो फ्लूइड्स होता है वहाँ पर आसानी से पहुँच जाता है। हमारे बाइल्स होते हैं, जैसे हमारा पिगमेंटेड बाइल होते हैं, हमारे जो पेनक्रियास से निकलने वाले बाइल होते हैं और लीवर से निकलने वाला बाइल होता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन में भी आसानी से चला जाता है। हमारा जितना भी स्पूटम होता है, बलगम जिसे कहते हैं, या फिर स्पूटम जो होता है हमारी, उसमें भी आसानी से ये ड्रग पहुंच जाती है। एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम वाली लेयर्स में भी जा सकती है आसानी से। टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे, उसमें भी आसानी से ये रीच करता है। साइनस होता है हमारा, या फिर हमारी जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, हमारा जो मिडिल एयर में जो फ्लूइड होता है वहाँ पर भी आसानी से ड्रग पहुँच जाती है। हमारे लंग्स में हमारा जो प्लूरल फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट टिश्यू होते हैं, और साथ ही साथ हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, एक्वस ह्यूमर होता है, यानी कि एक्वस ह्यूमर जो हमारा होता है, या फिर हमारे बोन्स होती हैं, इन सभी जगह पे हमारा ये ड्रग आसानी से पहुंच जाता है। यानी कि इन किसी भी जगह से रिलेटेड कोई भी अगर हमें समस्या होगी तो वहाँ ये ड्रग पहुंचकर अपना एक्शन शो कर सकती है। जो हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है। इन द केस ऑफ जो मेनिंजाइटिस होती है, दिमाग की झिल्ली पे सूजन आ जाती है, उस कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करता है। और अगर इसकी हम एक्सक्रीशन की बात करें कि हमारी बॉडी से किस तरीके से एक्सक्रीट होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी से ये निकलता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो जो होता है ये हमारा सेफाप्राज़ोन जो होता है, जो प्लेसेंटा होता है, जब मदर बेबी को अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है तो ये प्लेसेंटा होता है जो बेबी से जुड़ा रहता है, जो न्यूनेटल बेबी से जुड़ा रहता है, उसको भी जो होता है अक्रॉस कर जाता है, यानी कि प्लेसेंटा में भी चला जाता है। साथ ही साथ जो मदर होती हैं, जो मदर फीडिंग करती हैं अपने बच्चों को, मिल्क फीडिंग करती हैं, तो ये इसकी कुछ मात्रा मिल्क में भी जा सकती है। तो इसका जो होता है कॉशन के साथ यूज़ किया जाना चाहिए इन द केस ऑफ द बेबी फीडिंग। अगर जो मदर मिल्क फीडिंग करती है बेबी को, तो उस केस में इसको जो कॉशन के संग यूज़ किया जाना चाहिए। अच्छा, इसका जो सीरम की हाफ लाइफ होती है, यानी हमारी बॉडी में जो ये है, इसका असर जो होता है लगभग 1.6 से 2.5 घंटे में इसका जो है असर आधा हो जाता है। इसकी हाफ लाइफ जो होती है हमारी बॉडी में 1.6 से यानी 1.5 से 2.5 घंटे के बीच में इसका जो एक्शन होता है, जिसकी जो हायर कॉन्सेंट्रेशन, पीक कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो आधी हो जाती है। साथ ही साथ सेफाप्राज़ोन जो होता है प्रिंसिपली अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 30% तक का जो होता है ये हमारी बॉडी के बाइल से एक्सक्रीट होता है। साथ ही साथ जो रिसेंट अमाउंट होती है या फिर रिमेनिंग अमाउंट होती है वो हमारे यूरिन के थ्रू अनचेंड फॉर्म में यानी कि बाहर निकल जाती है। मोड ऑफ एक्शन की अगर इसकी बात करें, ये दवा कैसे काम करती है हमारी बॉडी में, तो हमारे जितने भी जो, एक तो ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करती है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जाके जितना भी बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देती है, इंस्टेंट किल कर देती है, उसकी ग्रोथ को रोकती नहीं है। ड्रग दो तरीके की होती है, एक बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। इस बैक्टीरियोस्टैटिक वाली जो होती है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कुछ समय के लिए रोक देती है, लेकिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है ये सीधे बैक्टीरिया को किल करती है। ये जो होता है न्यूक्लियोपेप्टाइड सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, उसको रोक देती है, जिसके कारण जो होता है सेल वॉल रप्चर होने के कारण बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो किल हो जाता है। इंडिकेशन की बात करें किस किस तरीके के पेशेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ड्रग जो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पहुँच सकती है वहाँ के सारे इन्फेक्शंस को, वहाँ के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर सकती है। यानी कि ये ड्रग हमारे मिडिल एयर में जो फ्लूइड होता है वहाँ पहुँच जाती है, तो हमारे जितने भी ओटिटस मीडिया ओटी की जो कंडीशन होती हैं उनको ट्रीट कर सकता है। लंग्स में पहुँच जाती है तो लंग्स में हमारी निमोनिया की कंडीशन हो गई, हमारी ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो गई, कम्युनिटी क्यूआर निमोनिया की कंडीशन हो गई। ऐसी सारी कंडीशन जो हमारी लंग्स से रिलेटेड हैं
उनको जो है क्योर कर सकता है। हमारे लिवर में पहुंच जाती है ड्रग तो हमारे लिवर की हेपेटाइटिस हो गई, हेपेटोमेगाली हो गई, लीवर का मरना हो गया, लीवर का सूजन हो गई, लीवर में इन्फेक्शन हो गया किसी भी तरीके का, ऐसी कंडीशन को भी ट्रीट करता है। इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो हमारी जो इंटेस्टाइन में अगर किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेगा। हमारे ये जो है किडनीज़ में भी जाता है तो किडनीज़ में भी इसकी कंसंट्रेशन पहुंचती है तो हमारी किडनीज से रिलेटेड जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनको ट्रीट करेगा। और एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो होते हैं यूट्रस में होते ही, लेडीज़ के यूट्रस में किसी भी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन होते हैं, उन सबको ट्रीट कर सकता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि किसी भी ऑपरेशन के बाद किसी भी जख्म में इन्फेक्शन होने के कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको भी ट्रीट करेगा। और अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है आईवी फॉर्म में दिया जाता है। आईवी फॉर्म में अगर दे देंगे तो आप इसको इन्फ्यूज़न के थ्रू 15 से 30 मिनट में स्लो आईवी दे सकते हैं। डिज़ोल्व करने की बात करें तो मिनिमम 10 ml में इसे डिज़ोल्व किया जाना चाहिए, मिनिमम 10 ml में, वरना अगर आप इससे कम मात्रा में इसे डिज़ोल्व करते हैं तो पेशेंट को इसे लगाते समय वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन नॉर्मली देखी जाती है। तो इसे एज मच एज पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा वाटर में डिज़ोल्व कीजिए, स्टेराइल वाटर में डिज़ोल्व कीजिए और इसे स्लो आईवी चढ़ाइए, स्लो आईवी लगाइए, ठीक है, इंजेक्ट कीजिए, एडमिनिस्ट्रेट कीजिए। अगर आप इसे इन्फ्यूज़न की मात्रा से इन्फ्यूज़न मशीन की सहायता से लगा रहे हैं तो इसे 15 से 30 मिनट में आप बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इन वन शॉट में लगा रहे हैं, इंजेक्शन में लगा रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू आईवी लगा रहे हैं तो इसे जो है आप मिनिमम 10 ml में डिज़ोल्व करके स्लो आईवी लगा सकते हैं, लगभग 5 या 7 मिनट का टाइम लेकर। IM लगा रहे हैं यानी मसल में लगा रहे हैं, इसे आप अपने इसे तो डेल्टोइड में नहीं लगाएं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। अगर इसे आप ग्लूटियस मसल में लगा रहे हैं, अपने बटक्स में लगा रहे हैं, कूल्हे में लगाते हैं किसी पेशेंट के, अपने नहीं पेशेंट के, तो इसे डीप आईवी लगाना है, ठीक है। इसे सुपरफिशियली मत लगाना, इसे एज मच एज पॉसिबल जहाँ तक हो निडल को डीप करके मसल के पास तक पहुँचाकर इसे लगाना। अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर लगाते हो, सुपरफिशियल लगाते हो तो एब्सेस यानी इंजेक्शन के पकने की समस्या ऑकर हो सकती है, तो इसलिए इसे डीप आईवी लगाना। और अगर इसकी डोज की अगर हम बात करें तो ये जो होता है 1125 mg वाला इंजेक्शन है, ये BD लगा सकते हैं आप। साथ ही साथ इसकी जो होती है 2 mg से 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम जो होता है अडल्ट्स में जो है इक्वली डोज करके 2 बार लगा सकते हैं 12-12 घंटे में। यानी कि अगर 2 ग्राम का इंजेक्शन है हमारे पास तो उसका जो होता है 1 ग्राम हम सुबह को लगा सकते हैं, फिर 1 ग्राम हम शाम को लगा सकते हैं, ऐसा करके इसकी डोज लगा सकते हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट पहले तो बात करते हैं किस किस तरीके के बैक्टीरिया पे काम कर सकता है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप के A-B ग्रुप होता है, उसमें काम कर सकता है। और साथ ही साथ हमारे जो ग्राम नेगेटिव में होता है तो हमारे ग्राम नेगेटिव में जो बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं उसमें भी ये यूज़फुल हो सकता है। अगर इसकी हम बात करें साइड इफ़ेक्ट की और इसके एडवर्स इफेक्ट की, किस किस हमारे बॉडी पार्ट में ये साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, किस किस बॉडी पार्ट में ये हार्मफुल इफ़ेक्ट कर सकता है, तो देखिए पहले तो इसको प्रिकॉशन की अगर हम बात करें क्या क्या सावधानी लेनी है। अगर किसी लेडीज़ को, जो प्रेग्नेंट लेडी है, अपने बच्चों को मदर फीडिंग मिल्क फीडिंग करती है लैक्टेशन के समय, तो इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ यूज़ किया जाना चाहिए क्योंकि ये जो होता है ये दूध में भी ये ड्रग आने लगती है जो बच्चे की बॉडी में जा सकती है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए, सुपरविज़न में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो मैंने बताया आपको, ये प्लेसेंटा को भी जो है क्रॉस करके प्लेसेंटा में एंटर कर सकती है दवा, तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी में भी इसका सुपरविज़न में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखो, अगर इसके लोकल प्रिकॉशन की बात करें, इसे लगाते समय क्या क्या परेशानी हो सकती हैं, तो लगाने वाली जो इंजेक्शन साइट होती है उसमें दर्द हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और थोड़ी सी सूजन आ सकती है, तो ये इसका लोकल प्रिकॉशन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। सिस्टमेटिक अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जिन पेशेंट में सेफ्लोस्पोरिन से जो होता है हाइपरसेंसिटिविटी होती है तो उसमें जो होता है स्किन रैशेस हो सकते हैं, एकदम फीवर आ सकता है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, चटक्के पड़ सकते हैं, खुजली हो सकती है
और थोड़ी सी सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में तुरंत इस मेडिकेशन को रोकना है। अगर आपने इसे एडमिनिस्ट्रेट कर दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर लगाते समय एक्शन शो हो रहा है तो इसे रोक दीजिए। तुरंत से पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी स्टार्ट कीजिए और एबिल बेटनिसोल का इंजेक्शन लगा सकते हैं आप, उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ अगर इसके हेमेटोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बात करें तो क्या कर सकता है, ये जो होता है हमारे हाइपो न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है और विदाउट ब्लीडिंग विटामिन के डिफिशियंसी प्रेजेंट कर सकता है। जीआई इफ़ेक्ट की बात करें, हमारे पेट में क्या क्या परेशानी कर सकता है, तो ये हमारे पेट में जो है वोमिटिंग, नोजिया की और डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम को प्रोड्यूस कर सकता है। हेपेटिक इफेक्ट की बात करें तो ये जो होता है माइल्ड ट्रांजिट कर सकता है, एलिवेशन ऑफ हमारे जो होता है एसजीओटी एचजीपीटी को बढ़ा सकता है। रीनल इफेक्ट की बात करें तो ये जो होता है हमारे सीरम क्रेटिनिन के लेवल को एलिवेट कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। तो बस इसी तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जिन पेशेंट में आपको लगता है उनकी पेशेंट की हिस्ट्री है किसी भी तरीके के ड्रग से, सेफलोस्पोरिन से, हाइपरसेंसिटिविटी की, तो ऐसे पेशेंट में अवॉइड किया जाना चाहिए, सुपरविजन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाकी बहुत अच्छी ड्रग है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसका। न्यूमोनिया, स्किन रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए, यूटीआई के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है और गायनोकोलॉजिकल जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें अच्छा काम करता है। पोस्ट ऑपरेटिव जितने भी सर्जरीज के बाद जितने भी वुंड्स में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको भी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। तो यही सब जानकारी थी आज के इस प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है लुपिटम। आशा करता हूँ वीडियो आपको जानकारीपूर्ण, महत्वपूर्ण लगी है, वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। अगर वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हुई है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके आप कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड या मेडिकल से प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप में से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद।